साल 1971 की बात है। दिल्ली में हल्की सर्दी शुरू हो चुकी थी। सर्दी की दस्तक के साथ ही चाय की चुस्कियों का दौर बढ़ चुका था। RNW यानी कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के ऑफिस में एक मैसेज डिस्प्ले होता है। उसको जब डिकोड किया जाता है तो पूरे कमरे में, पूरे ऑफिस में सिहरन सी फैल जाती है। आखिर इस मैसेज में ऐसा क्या लिखा था जो ऑफिस में खलबली फैल गई, और इसे भेजने वाला कौन था? ये जानने के लिए हमें पाकिस्तान के रावलपिंडी की तरफ कूच करना होगा। रावलपिंडी दरअसल पाकिस्तान का एक अच्छा खासा अहमियत रखने वाला शहर है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और बहावलपुर के बाद रावलपिंडी के कई सारे ठिकाने ऐसे हैं जो ISI और खुफिया एजेंसियों की नज़र में रहने वाले ठिकाने हैं। ISI यहाँ पे मुख्य रूप से सक्रिय रहती है। साथ ही साथ पाकिस्तान की फ़ौज यहाँ अपने ठिकाने बना के रखती है। बड़े अधिकारियों के यहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल रैंक तक के, लेफ्टिनेंट रैंक तक के अधिकारी यहाँ पे अपने बंगलों बना के रखते हैं। लिहाजा रावलपिंडी एक महत्वपूर्ण स्थान है। रावलपिंडी में एक ब्रिगेडियर हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर शहीद। उनके घर में 3 लोग हैं, तीनों ही हाई पोस्ट पे हैं, सेना में हैं तीनों ही। सबसे बड़ा बेटा जिनका नाम है महबूब, वो मेजर पोस्ट पे हैं। सबसे छोटा बेटा उनका कैप्टन इकबाल, यानी कि महबूब से छोटे कैप्टन इकबाल हैं। अब यहाँ पे एक इनके घर में बहू है जो भारत के लिए काम करती है। दबे पांव ब्रिगेडियर के रूम में बहू जाती है, जा करके एक फाइल टंटोलती है अलमारी में, जिस फाइल में टॉप सीक्रेट लिखा होता है। टॉप सीक्रेट यानी कि एक ऐसा राज जो केवल बड़े अधिकारियों और हुक्मरानों तक ही सीमित था। ISI की टॉप रैंकिंग की ये फाइल थी जिसमें कुछ राज था। ये राज था, उसको पढ़ के बहुत ही जरूरी था कि भारत को भेजा जाए। तो इसके लिए जब वो फाइल को पढ़ रही होती है तब बाहर आहट सुनाई देती है। जैसे ही वो देखती है कि दरवाजे की तरफ कोई है तो वो फाइल को शॉल में छुपाती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। यहाँ जब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, उनके घर में एक ISI का एजेंट होता है जो नौकर बन करके रह रहा होता है, जिसका नाम है अब्दुल। इस एजेंट को, इस नौकर अब्दुल को शक हो जाता है। जैसे ही वो बहू ब्रिगेडियर के घर में जो वॉशरूम है उसके अंदर घुस करके ट्रांसमीटर के जरिए भारत को ये संदेश भेजने के लिए फाइल पढ़ रही होती है, उसके पांव तले से जमीन खिसकने लगती है, क्योंकि उस फाइल में स्पष्टतः लिखा था कि INS विक्रांत को डुबोने के लिए पाकिस्तान साजिश कर रहा है, और उसके लिए विक्रांत को डुबोने की जो पनडुब्बियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल रही हैं। जब ये सारी चीजें पढ़ती है तो वो बहू भारत के लिए जासूसी कर रही होती है और वो तुरंत ट्रांसमीटर पर फटाफट कुछ चीजें लिख करके मोर्स कोड के रूप में भेज देती है। अब वापस से अपन इस चीज पे आए, इससे पहले हम समझते हैं कि INS विक्रांत है क्या। INS विक्रांत असल भारतीय जल सेना का एक युद्ध पोतक है जिसके अंदर 1600 सैनिक और 35 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं। ये 1943 में ब्रिटिश रॉयल नेवी की तरफ से बनाया गया था और भारत ने 1957 में इसको खरीद लिया था। ये जो रो ऑफिस में रिसीव होता है, इसमें स्पष्टतः जो लिखा था बंगाल की पनडुब्बी वाला खेल, उसको समझने के लिए हम चलते हैं। तारीख थी 8 नवंबर 1971, 5 बजे का समय था। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर कराची में सेना की ऑफिस बना हुआ है, उसमें गार्डन है जिसका नाम है जिन्ना गार्डन। इसमें एक नौकर भाग करके आता है, 2 ऑफिसर वहां पे शतरंज खेल रहे होते हैं। आता है कि साहब, बड़े साहब का मैसेज आया है, आपको तुरंत बुलाया है। जो चेस खेल रहा होता है उसमें से एक व्यक्ति का नाम होता है पनडुब्बी कमांडर जफर खान। जफर खान को जब ये आदेश मिलता है तो सामने एडमिरल जनरल के पास में वो पहुंचते हैं। एडमिरल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी है। वो जाते ही उनको नक्शा दिखा देता है। जमीन पे एक नक्शा बिछा होता है जो कि हिंद महासागर का नक्शा है, बंगाल की खाड़ी की तरफ दर्शित करते हुए मद्रास को पॉइंट करके ये कहता है कि यहाँ पे INS विक्रांत है, इंशाअल्लाह हमारी फतेह होनी चाहिए, 10 दिन का समय है, कूच करो, छुट्टियां कैंसिल कर दो। तब तक भारतीय RNW जो खुफिया एजेंसी है उसको सारी जानकारियां उस भारत की जासूस वहां पे बन के गई हुई थी, बेटी थी भारत की, उनके माध्यम से सारी जानकारियां स्पष्ट हो चुकी थी। पाकिस्तान से जो खुफिया जानकारियां भारत आई थी वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अब 14 नवंबर को जफर निकल पड़ता है पाक पनडुब्बी PNS गाजी। PNS गाजी 1963 में उनको भीख में मिली थी अमेरिका की तरफ से, भारत को काउंटर करने के लिहाज से। 14 नवंबर को जफर चलता है वहां से पनडुब्बी लेकर के, PNS गाजी लेकर के, और 18 नवंबर को श्रीलंका में डीजल भरवा लेता है। श्रीलंका से चलता है तो उन्हें मैसेज मिलता है कि विक्रांत जो है अब मद्रास में नहीं है, क्योंकि भारत को सुरक्षा कारणों से लीक होने की जानकारी की वजह से उसे हटाना पड़ गया था। इसका ही ISI के जो एजेंट थे वो उस पर नजर रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अब मद्रास मत जाइए, मद्रास में नहीं है। भारत चालाकी से इसको अंडमान भेज देता है।
क्योंकि घात लगा करके किए हुए हमले से हमेशा रिस्क रहता है, आमने सामने के हमले से तो हम कभी मात नहीं खाते हैं। भारत विशाखापट्टनम में यहाँ एक और खेल खेल देता है। भारत विशाखापट्टनम के बाजार से बड़ी संख्या में टनों सब्जी, मांस, फल और रसद खरीदना शुरू कर देता है। लिहाजा आईएसआई के एजेंट फिर से सक्रिय होते हैं और एक संदेश जाता है कि जनाब आईएनएस विक्रांत अब मद्रास में नहीं विशाखापट्टनम में है। यही तो भारत चाहता था, उलझा के रखना। अब यहाँ एक चीज समझिए कि पाकिस्तान दरअसल आईएनएस विक्रांत के पीछे क्यों पड़ा था, डुबोना क्यों चाहता था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में तैनात इस युद्धपोतक की वजह से पाकिस्तान अपनी मंशा पे कामयाब नहीं हो पा रहा था। पूर्वी पाकिस्तान यानी जो वर्तमान में बांग्लादेश है वहां नहीं पहुंच पा रहा था, वहां सेना भेज करके अत्याचार नहीं कर पा रहा था। लिहाजा वो आईएनएस विक्रांत को हर हाल में हटाना चाहता था। अब समझिए कि उसको शुरुआत से लेकर लास्ट तक इसमें होता क्या है। 1 दिसंबर 1971 की रात को 2 बजे पनडुब्बी गाजी विशाखापट्टनम के तट से 3 किलोमीटर दूर मुहाने पे आके खड़ी हो जाती है और पानी के अंदर अपनी जगह ले लेती है, क्योंकि जफर ने तय कर लिया था कि जब तक आईएनएस विक्रांत दिखाई नहीं देगा तब तक वो भी बाहर नहीं आएंगे। लिहाजा 2 दिन बीत जाते हैं, डीजल से बैटरियां चार्ज हो रही होती हैं, हाइड्रोजन लीक होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोजन गैस लगातार निकल रही थी बैटरियों की वजह से, और इतनी ज्यादा निकल रही थी कि वहां पे एक मेडिकल ऑफिसर मुनिस आकर के बताते हैं, मुनियार मुनिस कहते हैं कि जनाब यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो सतह पे आके रिलीज करनी जरूरी है, अदरवाइज नुकसान हो जाएगा। लगभग चीखते चीखते जफर खान कहते हैं, पनडुब्बी कमांडर कहते हैं कि भारत के सीमा में आकर के अगर हम सतह पे लौट गए, सतह पे आ गए और सतह पे हम उनको दिख गए तो हिंदुस्तानी जो फौज है वो हमें कच्चा चबा जाएगी। हमें सतह पे नहीं आना है अगर जिंदा रहना है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिसंबर की बात है। 3 दिसंबर रात को 1 बजे अचानक से इंदिरा गांधी, भारत की प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, ऑल इंडिया रेडियो पे आके देश को संबोधित करती हैं और बताती हैं कि पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर रखा है। 1:15 बजे यानी इस दरमियान ही जब उनका भाषण चल ही होता है, बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम से 3 किलोमीटर दूर विस्फोट होता है, भयानक वाला। इस विस्फोट की लहरें इतनी तेज थी कि विशाखापट्टनम के समुद्री तट के घरों की खिड़कियां टूट गई थी। लगभग इतना तेज धमाका सुनने के बाद हर किसी को लगता है कि पाकिस्तान ने कोई बम वगैरह गिराया होगा। सुबह सेना ये कंफर्म करती है, लोगों तक ये बात पहुंचाती है कि ये आईएनएस विक्रांत को मारने आई या गिराने आई या हराने आई। पीएनएस गाजी के स्वतः ही नष्ट होने की वजह से ये टुकड़ों का मलबों के रूप में मिलना स्पष्ट है कि वो नष्ट हो गया है अपने आप। भारत की समझदारी से न केवल उनका एक युद्धपोत नष्ट हुआ, पीएनएस गाजी अपने आप बिना किसी हमले के, बल्कि भारत ने उसके आसपास उसको काउंटर करने वाले, रेस्क्यू करने वाले अन्य ठिकाने भी नष्ट कर दिए। ये सब कुछ हो रहा था एक मैसेज, एक संदेश की वजह से। 16 दिसंबर 1971 को 90,000 सैनिक सरेंडर कर देते हैं। पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन जाता है। आईएनएस गाजी खत्म हो गया, 60 अन्य ठिकाने नष्ट हो गए, लगभग 872 जो सैनिक उसके अंदर थे वो भी मारे गए थे। सब कुछ हो पाया सहमत खान की वजह से। अब आप सहमत खान को जानना बेहद जरूरी समझिए। सहमत खान कश्मीरी कपड़ा कारोबारी हिदायत खान की बेटी है। हिदायत खान की बेटी कपड़ा कारोबारी तेज कौर शादी करते हैं पंजाब में। उन्हीं से 2 साल बाद एक संतान होती है जिसका नाम रखा जाता है सहमत खान। पीओके में उनकी शादी होती है। इससे पहले आप समझिए कि सहमत खान दरअसल दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती है। पढ़ने में बहुत ही तेज तर्रार होती है, नाटक, सीरियल इत्यादि में उनकी रुचि होती है। ठीक उसी दरमियान उन्हें एक लड़के से प्रेम हो जाता है। दोनों शादी करने वाले ही होते हैं कि इस बीच जो कपड़ा कारोबारी है हिदायत खान की मूल कहानी समझ लीजिए। पहले हिदायत खान कपड़ा लेकर के लगातार उधर आते जाते रहते थे पीओके में, क्योंकि उस समय कपड़ा कारोबारियों को या फिर अन्य किसी भी व्यक्ति को जो मूलतः यहाँ के रहने वाले होते थे जम्मू कश्मीर के, उन्हें पीओके में एंट्री थी। शादी, विवाह, रिश्ते, कारोबार सब होता था। उस समय कोई रोक टोक नहीं थी। नतीजा भारत की शराब, भारत के फिल्मी गानों की कैसेट और पश्मीना शॉल की जबरदस्त डिमांड पाकिस्तानी हुक्मरानों में, पाकिस्तान की सेना में बहुत लोकप्रिय थी। लिहाजा रोक टोक बेखौफ हिदायत खान अपने कपड़ों का कारोबार वहां करते थे। ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो भारत और पाकिस्तान में बेरोक टोक जा पाए। हिदायत खान उनके लिए सबसे महफूज और सबसे जबरदस्त व्यक्तित्व प्रतीत हो रहे थे। हिदायत खान को थोड़े समझाने के बाद वो देश के लिए जासूसी करने को मान गए थे और तेज कौर ने भी उनमें साथ देना ठीक समझा। लिहाजा अब दोनों भारत के लिए जासूसी करते थे। भारत को बेरोक टोक सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इसी बीच उनकी बेटी सहमत को भी ये पता नहीं था कि उनके पिता देश के लिए ये काम कर रहे हैं। अमूमन किसी भी एजेंट के परिवार को कभी पता होता ही नहीं है कि वो देश के लिए काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि RNW का एक खासियत भी है कि वो कभी भी अपने एजेंट के
परिवार तक एजेंट की बातें नहीं पहुंचने देते हैं। सामान्यतः जब सहमत खान तक कोई खबर नहीं थी तो सहमत खान भी पिता को केवल एक कपड़ा कारोबारी ही समझती थी। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हिदायत खान 8-9 वर्षों तक भारत को लगातार सूचनाएं भेजते हैं। लगातार सूचनाओं के बीच में होता ऐसा है, एक दिन हिदायत खान को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। 2-3 महीने में ही वो इतने ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं कि वो आना जाना बंद कर देते हैं, एक कमरे में बंद हो जाते हैं। RNW के अधिकारी उस दिन उनके पास बैठे होते हैं और वो समझाते हैं कि हम आपको अमेरिका में इलाज करवाएंगे। हिदायत खान का कहना था कि वो अब ठीक होने की अवस्था में नहीं है, उन्हें अंतिम समय नजदीक प्रतीत हो रहा है। ऐसे में वो अब ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपना चाहते हैं। वो तेज की ओर देख करके कहते हैं कि तेज, इस काम के लिए हमारी रगों में देश का खून बह रहा है और हमें अपनी बेटी को, सहमत को, इसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि वो भी अपने बाप की तरह वहां पे आराम से जा सकती है। ऐसे में ISI की सारी जानकारियां वहां निकल के आ सकती हैं, पाकिस्तान सेना के अधिकारियों की जानकारियां निकल के आ सकती हैं। लिहाजा तेज इस चीज का विरोध कर रही थी, लेकिन पति की आखिरी इच्छा जानकर वो चुप हो जाती हैं। अपने सोहर की अंतिम इच्छा के आगे उन्हें बेबस होना पड़ता है। सहमत को बुलाने के लिए तैयारी चलती है। सहमत को एक RNW का अधिकारी जाकर के या एजेंट जाकर के एक कागज दे के आता है कॉलेज में। वो समझती हैं कि उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें कोई शरारत भरा लेटर दिया है, लेकिन खोलते हैं तो पता चलता है इस चिट्ठी में लिखा था, तुरंत कश्मीर लौटिए, आपके पिता जो हैं वो बेहद बीमार हैं। वो सरपट दौड़ती हैं और ट्रेन पकड़ करके दिल्ली से जम्मू कश्मीर पहुंच जाती हैं। जैसे ही जम्मू कश्मीर पहुंचती हैं, कमरे में वातावरण बेहद बोझिल होता है। पिता के सामने बैठ करके रोती हुई सहमत अपने समय पर अफसोस कर रही होती हैं कि मैंने पिता को समय ही नहीं दिया, कभी उनके पास बैठ के कभी पूछा ही नहीं। उन्हें अपने सामने बैठे पिता को देख करके बहुत ही दया और दुख आ रहा था। ऐसे में हिदायत खान अपनी बेटी से एक वचन लेते हैं, RNW के एक अधिकारी को बुला करके, कि बेटा तुम्हें देश की मिट्टी के लिए प्रेम करना होगा और तुम्हें देश के लिए पाकिस्तान जाना होगा। पाकिस्तान का नाम सुनते ही सहमत चौंक जाती हैं कि पिताजी ये तो नहीं हो पाएगा, अब्बा हुजूर मैं ये कैसे कर पाऊंगी, मैं एक लड़के से प्रेम करती हूँ, उसे शादी करने वाली हूँ। तब हिदायत खान समझाते हैं कि देश का प्रेम तुम्हारे उस प्रेम से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे तैसे हिदायत सहमत को मना लेते हैं। अब सहमत की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सहमत दिल्ली पहुंच जाती है। 12 घंटे की ट्रेनिंग हर रोज होती है। 1 महीना गुजर जाता है। सहमत सब कुछ अच्छे से कवर कर लेती है और बहुत बेहतरीन ढंग से एक शार्प शूटर की तरह निशानेबाज बन जाती है। सब कुछ सीखती है जो एक एजेंट के लिए जरूरी होता है। इस बीच में हिदायत खान का इंतकाल हो जाता है। ये खबर सहमत तक पहुंचती है। थोड़े ही दिन बाद हिदायत खान के जो क्लासमेट थे, वो क्लासमेट थे ब्रिगेडियर शहीद जिनका मैं अभी जिक्र किया, रावलपिंडी का वही ब्रिगेडियर। उनके 2 बेटे, इनमें से सबसे छोटे बेटे इकबाल के साथ में सहमत की शादी हो जाती है। धूमधाम से शादी होती है। सहमत की शादी पर इसलिए भी शहीद सहमत हो जाते हैं क्योंकि उनकी नजर थी कि इकलौती वारिस थी सहमत अपने पिता हिदायत खान के कपड़ा कारोबार की और संपत्ति की। लिहाजा अब सहमत बहू बन करके पाकिस्तान के रावलपिंडी पहुंच जाती है। रावलपिंडी जब पहुंचती है तब ये भारत को सूचनाएं हैं वो भारत को देना शुरू कर देती है। इसके साथ साथ अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश सहमत करती है। सहमत के रोगों में भी अपने पिता के कारोबार का असर था। लिहाजा सहमत क्या करती है, जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा करके जब्त किया हुआ माल होता है, उस माल को बोली लगा के छुड़वा लेती है 2-4 व्यापारियों के साथ में और फिर उसको बेचकर तगड़ा माल कमाती है। इससे शहीद का परिवार भी खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें बहुत भारी मुनाफा होता है। अब सहमत की महत्वता बढ़ जाती है। सहमत से छोटे बड़े सभी फैसलों में राय लेनी शुरू हो जाते हैं। इससे उनको अच्छा खासा मुनाफा होता है। क्योंकि सभी सेना में थे तो सेना के मामलों पर भी राय ली जाने लगती है। इसका भी उन्हें फायदा होता है। वो इस बात से अनजान थे कि RNW की एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है जिसके पास हर सामरिक जानकारी है। लिहाजा वो उतने सारे काम करती है जिसकी वजह से उन्हें बहुत फायदा होता है। अब सहमत एक मुख्य पात्र बन चुकी थी उनके परिवार में। छोटी जो बड़ा बेटा था, उनकी पत्नी का नाम मुनीरा है। ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, वो आगे आपके काम आएगा समझने के लिए। अब सहमत जो है वो लगातार इस चीज पे काम कर रही थी कि मुझे कुछ बेहतरीन करना है, कुछ बड़ा करना है। इसी बीच में ISI की फाइलें हैं उनके पास बेरोक टोक आने लगी। बेरोक टोक जब उनके पास फाइलें आनी शुरू हो जाती हैं, इस बीच में एक दिन ब्रिगेडियर शहीद बैठे होते हैं माथा पकड़ के। ब्रिगेडियर शहीद को इस प्रकार बैठा हुआ परेशानी में देख करके सहमत आती है। सहमत आके पूछती है कि आप इस तरह से शांत क्यों बैठे हैं, क्या परेशानी है। ब्रिगेडियर बताते हैं कि बेटा आज एक संदेश मिला है जिसमें कहा गया है कि हमारे सेना के जो GOC जनरल कमांडिंग ऑफिसर हैं आमिर खान बेहद क्रूर और तल्ख मिजाज के व्यक्ति हैं, बात बात पे बिगड़ जाते हैं। वो एनुअल इंस्पेक्शन करने के लिए आ रहे हैं।
एनुअल इंस्पेक्शन सेना का, और मैं ब्रिगेडियर हूं, लिहाजा मुझे परेशानी आएगी सेना का इंस्पेक्शन करवाने में। मुझे डर है सब कुछ ठीक होते हुए भी कहीं बात ना बिगड़ जाए। सहमत ने सोचकर कहा कि अब्बा हुजूर आप परेशान ना होइए, मैं कुछ कोशिश करती हूँ। अब अगले कुछ ही घंटों बाद सहमत के पास में सारी कमजोरी, सारी डिटेल जीओसी जनरल कमांडिंग ऑफिसर आमिर खान की थी। सहमत ने अपने पासे जो है खेलने शुरू कर दिए थे। सहमत सीधे वहां से निकलती है और सेना कार्यालय में जहां ब्रिगेडियर होते हैं वहां ब्रिगेडियर के ऑफिस पहुंच जाती है। ठीक वहीं पे इकबाल कैप्टन के रूप में तैनात होते हैं, तो वो उनको देखते हैं। तो वो कहती है कि अब्बा हुजूर, इंस्पेक्शन आपको इस जगह से नहीं, नक्शे में एक चिन्ह लगाती है, यहां से शुरू करना पड़ेगा। तब वो कहते हैं कि यहां से शुरू करने का मतलब, कहती है कि अब्बा हुजूर यहाँ पे रंग बिरंगी बहुत सुंदर मछलियां हैं, हो सकता है कि आपके जो ऑफिसर हैं मछली का शिकार भी उस समय बैठ के करा जा सकता है, तो आप वहीं से शुरू करें। ब्रिगेडियर पहले से उनके फैसलों से परिचित थे, समझतापूर्ण उनके फैसले होते थे, लिहाजा उसकी बात को मान जाते हैं। अगले दिन के लिए सूचना की जाती है कि सर यहाँ से इंस्पेक्शन शुरू होगा। जियो से पहले तो बिगड़ते हैं कि ऐसे आपने बदलाव कैसे कर दिया शेड्यूल में। ठीक समय पर ड्रिल शुरू होती है। ड्रिल शुरू करने के लिए जैसे टी ब्रेक झील होती है, उस झील में रंग बिरंगी लाल हरी हर प्रकार की मछलियां होती हैं, जिनको देखकर जीओसी आमिर खान पगला जाते हैं। उनकी मछलियों के प्रति कमजोरी थी, मछली देख के ही पगला जाते थे। वो मछलियां पकड़ना उनका शौक था, लिहाजा वो पूरे समय में परेड को कम मछलियों को ज्यादा देखते रहे। उन्होंने कहा ब्रिगेडियर साहब दिल खुश हो गया, इंस्पेक्शन गया तेल लेने, आप इसको छोड़िए, सबसे पहले आप तो यहां से मछलियां पकड़ के जिंदा मेरे घर भिजवा दीजिए, मैं पालूंगा इनको। और दूसरा ये कि आप शाम के डिनर की व्यवस्था करिए। पहला पड़ाव पार हो चुका था। सहमत जानती थी कि उसे क्या करना है। शाम को लाजवाब डिनर की व्यवस्था सहमत ने खुद से की। सारे रसोइयों को खुद की देखरेख में सब कुछ बताया, खुद से सारी मछलियों के डिनर तैयार करवाए। इतनी सारी डिशेज जो भी बनी वो सब सहमत के कहने पर और सहमत की पसंद से बनी। जनरल कमांडिंग ऑफिसर आमिर खान शाम को अंगुलियां चाटते रह गए। इतनी खतरनाक दावत। उठ करके खड़े हुए, ब्रिगेडियर को गले लगाया और कहा ब्रिगेडियर साहब, मैंने अपनी जिंदगी में इतना लाजवाब खाना नहीं खाया। बेगम साहिबा को कहिए कि मैं उन्हें कुछ देना चाहता हूं, वो मांग लें। सहमत जानती थी कि जल्दबाजी घातक साबित हो सकती है, चुपचाप खड़ी रही। वो पास आए, बेगम के हाथ पकड़े और बोले कि बेगम साहिबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको निराश नहीं करूंगा, आप मांग के देखिए। वो मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया जहां पे सीढ़ियों पे उनके सोहर खड़े थे। वो समझ गए कि वो उनका ट्रांसफर यहाँ करवाना चाहते हैं और ऑफिस जो मुख्य रूप से यहीं लगवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, मुस्कुराते को ये काम हो जाएगा और अभी का अभी हो जाएगा, अभी करवा देता हूं। उन्होंने एक ही जगह पे सबकी ड्यूटी लगवा दी। इंस्पेक्शन ऑफिस में इनके जेठ महबूब की ड्यूटी लग गई और इकबाल की ड्यूटी ब्रिगेडियर ऑफिस में हो गई। अब वारे न्यारे हो चुके थे। मुख्यतः सारी फाइलें वहीं से पति के ऑफिस तक और पति के ऑफिस से ससुर के ऑफिस तक घूमते हुए आ सकती थी। अब उनका पड़ाव यह था कि जीओसी के ऑफिस की फाइलें डायरेक्ट आने लग गई, लिहाजा जानकारियां बेहतरीन होनी शुरू हो गई थी। अब अगला तीर चलना था, क्योंकि 2 साल होने को आए थे, कोई बड़ा निशाना नहीं लग पाया था। अब बड़ी इनपुट निकालने की जरूरत थी। उन्होंने एक दिन ब्रिगेडियर साहब से कहा कि अब्बा हजूर, मुझे किसी स्कूल में म्यूजिक सिखाना है, क्योंकि मुझे म्यूजिक आता है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की औरतें म्यूजिक नहीं सिखाती, तुम्हें किस चीज की कमी है सहमत? गुस्से से उन्होंने कहा तो कहा कि मैं समय व्यतीत करने के लिए सिखाना चाहती हूँ, इससे मेरा समय व्यतीत होगा, खाली रहती हूँ दिन भर, क्या करूं मैं? इनके इस फैसले में पति इकबाल ने भी साथ दिया। कहा अब्बा हजूर सही तो कह रही हैं, खाली समय रहती हैं, लग जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन घर की इज्जत खराब ना हो, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। सहमति में सहमत ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सिर हिला करके कहा कि ठीक है। अब बहुत ही जल्द एक ऐसे आर्मी स्कूल में उनका दाखिला हो गया लेडी टीचर के तौर पर, जहां पर सारे सेना के अधिकारियों के बच्चे पढ़ते थे। इस आर्मी स्कूल में उनकी तलाश जो थी वो थी एक विशेष मुर्गे पर, जिसके माध्यम से जानकारियां निकाली जा सके। यहाँ एक बच्चा उन्हें नजर आया जिसका नाम था अनवर खान। ये पोता था इम्तियाज अली का। इम्तियाज अली यानी लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल थे। परिवार के खास तौर पर इनके पोते उनके लाडले थे। जब उन्होंने उसको सिखाना शुरू किया, म्यूजिक में कोई खास रुचि नहीं थी अनवर की, लेकिन उन्होंने ना चाहते हुए भी उसको म्यूजिक क्लास का मॉनिटर बना दिया। लिहाजा धीरे धीरे उसके ऊपर ज्यादा काम करना शुरू किया, फोकस करके उसको एक्स्ट्रा क्लासें लगाई और उसकी म्यूजिक में कुछ ही दिन में रुचि होने लग गई। अब जब स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ तो वही अनवर खान ने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इम्तियाज और उनकी बेगम देखते रह गए।
उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका पोता इस कदर म्यूजिक की, इस कदर संगीत की तालीम पा चुका है। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही लाजवाब है, उम्मीद से भी परे था काम। इसके पीछे का श्रेय तो जाहिर सी बात है सहमत को ही मिलना था। वो आए, सहमत से मिले और उन्हें घर आने का आमंत्रण दिया। अब सहमत जो चाहती थी वही हो रहा था। पटखरी देने का अब समय शुरू हो चुका था। अब उनके परिवार की वो खास बनती चली गई। सहमत की एक खासियत थी कि जिससे भी मिलती थी घुल मिल जाती। थोड़े ही दिनों में इसका फायदा भी उनके परिवार को मिला। ब्रिगेडियर सईद को डिप्टी चीफ बना दिया गया आईएसआई का। अब तो वारे न्यारे थे। आईएसआई की सारी फाइलें घर तक पहुंच रही थी और यही तो चाहते थे वो। इन्होंने क्या किया कि जो सारी फाइलें हैं वो सारी फाइलें वहां से बटोरना शुरू कर दिया। अब वापिस आते हैं मैसेज की तरफ। मैसेज भेजकर जो उन्होंने आईएनएस गाजी का मैसेज भारत को भेजा था रा के ऑफिस में, उसके ऊपर लौट आते हैं। जैसे वो मैसेज भेजकर बाहर निकले, बाहर निकलते ही जैसे वो अपने कमरे में घुसे, पीछे से एक आवाज आई। अब्दुल वहां पहुंच गया, उसको तोड़ के वो बाहर निकल रहा था। जैसे वो बाहर निकलता दिखा आईएसआई के एजेंट अब्दुल, उन्हें लगा कि अब तो खेल खत्म है। ट्रांसमीटर उसके हाथ में था, खत्म किया जा चुका था, 2 टुकड़ों में था। उसको वो देख करके बाहर की तरफ भागा। हवेली के पीछे के रास्ते से निकलता देख सहमत को लगा कि अब तो खेल खत्म हो जाएगा। वो बुर्का पहनकर दौड़कर गई और गाड़ी, वहां पे एक राशन वाली खड़ी थी, रसद वाली गाड़ी के एक्सीलेटर को उन्होंने दबा दिया। गेट निकलने से पहले ही अब्दुल के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब्दुल तड़फ के रह गया, उसके ऊपर बिना किसी दया दिखाए सहमत दौड़ करके वापिस हवेली में आ गई। उस समय घर में कोई नहीं था सहमत और मुनीरा के अलावा। मुनीरा अपने कमरे में थी। सहमत ये कार्य करके लौट चुकी थी, लिहाजा अब किसी को शक की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से अब्दुल को किसी ने अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में मिलिट्री के जितने भी ऑफिसर थे उनको सूचना करी गई कि आपके यहां काम करने वाले एक नौकर को कुचल दिया गया है। आईएसआई पहले से ही मुस्तैद रहती थी, तो अपने एक एजेंट को खोने के बाद आईएसआई की यहां एंट्री हो गई। जैसे ही इस फौजी परिवार से कैप्टन इकबाल वहां पहुंचते हैं, जो कि अब मेजर बन चुके थे प्रमोशन होकर के, दोनों भाई अब बराबर की रैंक में थे। कैप्टन इकबाल के पहुंचते ही उसने हाथ में वो टुकड़े थमा दिए पुलिस वाले ने, जो उस ट्रांसमीटर के थे जो वो उखाड़ के जा रहा था जिस समय उसका एक्सीडेंट किया गया। वो दोनों टुकड़े, मेटल के टुकड़े, ट्रांसमीटर के इस बात की गवाही दे रहे थे कि कुछ तो था जिसको अब्दुल लेकर के कहीं बाहर निकल रहा था। इस बीच वो उन टुकड़ों को लेके निराश से घर आ जाते हैं, सोचने की मुद्रा में होते हैं। सहमत ने उसे देखा, टुकड़ों को देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा कि हो ना हो अब तो राज खुलेगा, क्योंकि वो जानते थे बेहद काया किस्म का सातिर इंसान है मेजर इकबाल। ऐसे में इस चीज का पक्का अंदेशा है कि खबर बाहर आएगी कि इसकी किसी ने हत्या करी है, और हो भी वही रहा था। थोड़े ही समय के बाद इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई। सहमत के लिए यह दौर बहुत कठिन था। उनका ट्रांसमीटर नष्ट हो चुका था, सूचना के लिए कोई माध्यम बचा नहीं था, लिहाजा अब उन्हें सूचनाएं भी बाहर से करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। एक रोज वो मस्जिद की तरफ निकलती हैं। मस्जिद से जब लौट रही होती हैं तो रास्ते में एक छाता बेचने वाली औरत बोलती है कि छाता ले लो बेगम साहिबा, छाता ले लो। वो 200 रुपए में एक छाता खरीद लेती हैं। जैसे वो छाता ला करके घर में अपना कमरा बंद करके उसको खोलती हैं, खोलते ही उसमें से एक शीशी निकलती है और एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पे लिखा होता है कि ये ऐसा केमिकल है जो बिना दर्द की मौत दे सकता है, जिसके भी शरीर में उतारोगे किसी प्रकार का दर्द नहीं होगा और 6 घंटे में इंसान मर जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कैसे मरा है। उसको प्रयोग करने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम था, उसे परखने के लिए अब बहुत जल्दी समय आ रहा था, लिहाजा उसी दिन 10 मिनट के बाद सहमत निकल जाती हैं उस छतरी को पर्स में डाल करके और सीधे पहुंच जाती हैं इंस्पेक्शन ऑफ ब्यूरो। इंस्पेक्शन ब्यूरो पहुंचने के बाद इंतजार करती हैं गाड़ी के आने का, जो उसके जेठ महबूब की गाड़ी थी। थोड़ी देर में, आधे घंटे में उनके जेठ महबूब आते हुए दिखाई देती हैं, तो वो छत से ऊपर से नीचे की तरफ उतरना शुरू कर देती है। उनके जेठ भी छत की तरफ जा रहे होते हैं, लिहाजा सीढ़ियों पे दोनों आपस में टकराते हैं। बुर्का पहने हुए औरत को वो पहचान नहीं पाते हैं। जैसे ही वो टकरा के गिरने का कोशिश करती है तो वो उनको संभालने के लिए बोलते हैं मोहतरमा संभलिए। इतने में ही वो बुर्के के अंदर से छतरी का बटन दबा देती। एक केमिकल की सुई निकलती है, उनकी बॉडी में चुभ जाती है। बॉडी में चुभते ही उनको हल्का सा दर्द महसूस होता है और फिर वो संभल करके नीचे निकल जाती है। मेजर महबूब को लगता है कि शायद उनके किसी बटन वगैरह से या किसी बुर्के की किसी चीज से उनको चोट लगी होगी। वो संभालते हैं लेकिन कोई चोट कहीं नहीं दिखती है, तो वो इसको एक वहम समझ के आगे बढ़ जाते हैं। 4 से 5 घंटे के बाद अचानक से धड़ाम से वो औंधे मुंह गिरते हैं और पूरे ऑफिस में कोहराम मच जाता है। मेजर महबूब को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाते। रिपोर्ट आती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा होता है हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब 2 बातें हो जाती हैं। पहला, अब्दुल का मारा जाना, जो आईएसआई के एजेंट था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। दूसरा, एक
आर्मी के मेजर का मारा जाना, दोनों ही बातों ने आईएसआई के कान खड़े कर दिए। आईएसआई और ज्यादा निगरानी बढ़ा चुकी है। अब आईएसआई से बचने के लिए भी कोई न कोई चाल चलने की जरूरत है। लिहाजा आईएसआई की एक गाड़ी आती है और आईएसआई की गाड़ी आकर के घेराबंदी कर देती है घर की। उस समय वो आकर के देख के जाते हैं, सब समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आईएसआई के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इस समय ट्रांसमीटर भी उनके घर पे नहीं था, लिहाजा पूरी छानबीन में कुछ भी उनके हाथ नहीं आया। आईएसआई वापस से लौट जाती है। इस दरमियान उसे लगता है कि कुछ तो अलग करना पड़ेगा, इसकी सूचना कुछ न कुछ बनानी पड़ेगी। एक तरफ यह होता है कि जनरल का आदेश आता है, एक फाइल आती है ब्रिगेडियर सईद के घर पे। आईएसआई की तरफ से जनरल को आती है, जनरल की तरफ से डायरेक्ट आती है और उसमें कहा जाता है कि आपको ये फाइल लेकर ब्रीफिंग करनी है। किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ। कल आने वाले हैं तमाम एजेंट्स जो हैं वहां पे जो उपस्थित रहते हैं, उनका विवरण उसमें होता है। साथ ही साथ पूरी जो रणनीति जो है वो लिखी होती है। साथ ये कहा जाता है कि आपको पूरी ब्रीफिंग जो है वो पीएम को देनी है। इस बीच जब ये सारी चीजें उन्हें लेकर के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, इस कसम में होते हैं, वो फाइल सामान्यतः सहमत ही तैयार करती है। इसी फाइल को तैयारी कर देख करके वो पूरे उसको रट लेती है। लेकिन ये सूचना पहुंचाए कैसे? आरएनडब्ल्यू के ऑफिस तक सूचना पहुंचाना बेहद जरूरी है। इस चीज को लेकर जब वो आरएनडब्ल्यू के ऑफिस तक सूचना पहुंचाने की तैयारी करती है तो उन्हें एक आइडिया आता है। वो अपने जेठानी मुनीरा को लेकर के मस्जिद चली जाती हैं। मस्जिद में उन्हें छोड़ती हैं और कहती हैं कि आप एक काम करो, मस्जिद चलो, मैं फूल लेके आती हूँ। वो फूल वाले से फूल लेती हैं और इसी बीच बुर्का पहने हुए होती हैं और लपक करके वो पहुंच जाती हैं पान वाले के पास, जो टेलीफोन बुथ लगा होता है वहां पे। टेलीफोन बुथ से वो सारी खबरें भारत को दे देती हैं। लेकिन ये सारी चीजें ट्रेस हो जाती हैं। आईएसआई की पहले से नजरें थी, सिर्फ इतना पता नहीं था कि इस दोनों में से है कौन, मुनीरा या सहमत। जैसे ही सारी चीजें क्लियर होती हैं, आईएसआई के एजेंट दिल्ली में मारे जाते हैं, धरपकड़ हो जाती है, पकड़े जाते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। जब तक वो घर पहुंचती हैं, आईएसआई को पता चल चुका आता है कि इन दोनों में से कोई एक है जो गद्दार है। एक पर्ची लिखा हुआ सीलबंद लिफाफा उनके घर पे आता है, जिस पर्ची को उखाड़ करके उनके पति इकबाल, मेजर इकबाल पढ़ने ही वाले होते हैं कि उसी बीच वो पर्ची सहमत को देखकर फर्श में डाल लेते हैं। अब उन्हें शक है कि सहमत तो नहीं है कहीं इस सब के पीछे। लिहाजा वॉशरूम की तरफ वो बढ़ते हैं ट्रांसमीटर चेक करने के लिए। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हैं, पीछे से उस पर्ची को उठा करके पढ़ लेती है सहमत, जिसपे लिखा है गद्दार आपकी हवेली में है और बुरके में है। अब वो समझ चुके थे कि भंडाफोड़ हो चुका है। लिहाजा उन्होंने एक चिप निकाली अपने पास से, पर्स से, और एक पिस्टल उन्होंने निकाली। बाथरूम के गेट पे उन्होंने सबसे पहले पहुंचते ही पॉइंट रेंज के ऊपर रखते हुए मेजर इकबाल के हाथ पांव बांध दिए। वो चिल्लाए कि तुम्हें आईएसआई पकड़ लेगी, इन सब चीजों में तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तुम मारे जाओगी, मत करो ऐसा। उन्होंने कहा कि जनाब, मृत्यु से नहीं डरते हम हिंदुस्तानी। मैं यहां तक आई हूं क्या मौत से डर के थोड़ी आई हूं, क्या यहाँ सेज सजाने थोड़ी आई हूं। मैं यहाँ अपने देश के लिए आई हूं, अपने हिंदुस्तान के लिए आई हूं। किसी भी हाल में तुम लोगों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। और उन्होंने उसके ऊपर एक चिप लगा दी, रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखती है और कहती है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मैंने चिप लगा रखी है, सब उड़ जाओगे। बेहतर यही होगा जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। इस बीच में एक गाड़ी उनके दरवाजे पे आके रुकती है। अपने आप को जनरल बशीर बताने वाला व्यक्ति आके कहता है कि मैं तो शोक संदेश लेके आया हूं आपके लिए। शोक संदेश में ये बीच में 2 लाइनों में लिखा होता है, 4 बजे आप पहाड़ी पे पहुंचो, पुरानी पहाड़ी 4 बजे। वो समझ जाती हैं। लिहाजा 4 बजे पुरानी पहाड़ी पर एक बुर्का पहन करके सहमत वहां पहुंचती हैं। पुराना जिन्ना रेस्टोरेंट, वहां पे बहुत चहलकदमी होती है। आईएसआई के शार्प शूटर तैनात होते हैं। जैसे वो घरों से निकले हैं तो आईएसआई के शार्प शूटर उनके पीछे लग जाते हैं। एक बुर्के वाली औरत और एक कैप्टन जो पहले थे अब मेजर बन चुके थे, मेजर इकबाल, उसके पति, वो एक औरत को लेके जाते हैं जो सामान्यतः सहमत ही होनी चाहिए, सहमत को लेके जाते हैं। सहमत और इकबाल दोनों ही जब रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, एक मेज पे बैठ चाय का ऑर्डर कर रहे होते हैं। उसी सामने की मेज के ऊपर एक आरएनडब्ल्यू का ऑफिसर बैठा होता है, एक दूर उसका साथी बैठा होता है। ये सोचते सोचते कि आईएसआई के एजेंटों की भी अंगुली ट्रिगर पर है, सारा शूटर उन्हें तलाश कर रहे हैं, उन्हें मारने वाले हैं। ये सोचते सोचते अब निश्चित है कि वो मरेंगे, क्यों ना उनको पकड़ने से पहले हम उनको उड़ा दें। ये इसलिए सोचते हैं कि अपनी पसंदीदा एजेंट को मारना इसलिए जरूरी है। एक पल के लिए हाथ कांपता है रो के ऑफिसर का कि मैं उसकी बूढ़ी मां तेज कौर को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि हमने अपने इस्तेमाल के लिए आपकी बेटी की बलि ले ली। नहीं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हमें हजारों एजेंट, स्लीपर सेल, हमारी रणनीति, देश, सबको बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। और वो ऐसा सोचते सोचते अपने जेब से ट्रिगर दबाते हैं, सीधी गोली गर्दन पे लगती है और वो महिला लुढ़क जाती है। ऑफिसर भारी मन से
वहां से निकलने की लिए कोशिश करता है, उसका दूसरा साथी एक बटन दबाता है, धमाका होता है, वहां पे अफरा तफरी मच जाती है, धुआं हो जाता है और ऑफिसर निकल जाता है। आईएसआई के एजेंट हाथ मलते रह जाते हैं। जिसको वो मारना चाह रहे थे वो तो पहले से किसी और ने मार दी। एजेंट एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि हमने तो नहीं मारी, कौन मार गया। इस बीच 4 किलोमीटर दूर पुरानी पहाड़ी के ही एक खंडर एरिया में, खंडर क्षेत्र में एक कमरे की दरवाजे पे नॉक होता है। जैसे ही वो गेट बजता है, सब हैरान रह जाते हैं कि हमारे गुप्त ठिकाने का तो किसी को पता ही नहीं था, यहां कौन आ गया। पिस्तौल का सेफ्टी लॉक हटा करके गेट की तरफ झांकते हुए ऑफिसर आदेश देता है, सब लोग जितना मार सकते हो दूसरों को मारोगे और किसी के हाथ नहीं आना है, खुद को गोली मार लेना। जैसे गेट के बाहर देखते हैं, गेट के बाहर सहमत खड़ी है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम जिंदा हो? बोले हाँ। सहमत मुस्कुरा रही होती है, मैं जिंदा हूं, और मैं जिंदा हूं तो उसके पीछे मेरी सोच ही है। तो बोले उसकी जगह कौन था? अगर आप जिंदा हो तो वहां पे कौन थी? बोले वो मुनीरा थी, मैंने उसे चिप लगा करके वो पहना दिया था, अगर वो कुछ करती तो यहां से बटन दबा करके उसको उड़ाने का डर था, लिहाजा वहां मुनीरा मारी गई थी। इसी रात आरएनडब्ल्यू के अधिकारियों ने सहमत को भारत की सीमा में पहुंचा दिया। सहमत अब भारत आ चुकी थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उसके पेट में एक बच्चा भी है, इकबाल का बच्चा, जो बड़ा होकर भारत की फौज में एक अधिकारी बना, जो बड़ा होकर इंडियन आर्मी ज्वाइन किया। उसकी भी खून के अंदर देशभक्ति दौड़ रही थी। कुल मिलाकर इस सब चीज के ऊपर एक गहरी किताब लिखने वाले, उपन्यास लिखने वाले हरिंदर सिक्का नाम से एक लेखक हुए हैं। नेवी के एक रिटायर्ड अधिकारी हैं और लेखन में उन्होंने अपना काम शुरू किया। हरिंदर सिक्का की 2 पुस्तकें हैं, एक बिछोड़ा और एक सहमत कॉलिंग। सहमत कॉलिंग वही पुस्तक है जिसके आधार पर राजी फिल्म बन चुकी है। राजी फिल्म आपने देखी होगी, आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया है। इस राजी फिल्म को लिखने वाले हरिंदर सिक्का ही हैं। हरिंदर सिक्का खुद कहते हैं कि मैं उनके बेटे से मिला हूं, उन्होंने सारी बातें बताई हैं, और सहमत से भी मैं 8-10 बार मिला हूं। वो पाकिस्तान भी गए हैं उनसे मिलने के लिए। ये सारी कहानी हमें ये बताती है कि किस तरह भारत के एजेंट देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और वो तमाम एजेंट्स, वो तमाम देशभक्त जिनको यही पता नहीं है कि उनको जेल में सड़ना पड़ेगा, 3rd डिग्री सहन करनी पड़ेगी, मृत्यु तुल्य यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी, या फिर अपनी जिंदगी एक समय में अचानक होनी पड़ेगी। दोस्तों, कई बार जब ऐसा वातावरण आता है तो अपनी ही जो एजेंसी होती है वो गोली मार देती है, आपको खत्म कर देती है, जहर दे देती है, कुछ भी कर देती है, क्योंकि आपके राज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए खुद को खत्म करना पड़ जाता है, दूसरे को मारना पड़ जाता है। यह गहरी स्याह दुनिया है, या मानवता साइड हट जाती है, मानवता नहीं रहती है। अपने देश के लिए कुछ करने वाले, मर मिटने वाले ऐसे अनाम इतने हीरो हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। ये लोग कभी क्रेडिट लेते ही नहीं है, ये लोग कभी देश के सामने आते ही नहीं है। आपके आसपास में कोई भी स्लीपर सेल हो सकती है, कोई भी देश का एजेंट हो सकता है, दुश्मन देश का एजेंट भी हो सकते हैं। कुल मिला के जो देश के लिए नाम और अनाम हीरो हैं, जो हमारे देश की रक्षा में मुस्तैद हैं, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। और इसके साथ ही आरएनडब्ल्यू सहित बहुत सारी जासूसी कहानियों पर हमारी ये पेशकश जारी रहेगी। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। नमस्कार, जय हिंद।